हेलो मेरे प्यारे भाई और बंधुओं, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस में आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो 2024 में पूछे गए थे। इसमें सीबीटी 1 में, ठीक है। ये कब पूछे गए थे? 25 नवंबर को, ठीक है। ये साइंस वाले पोर्शन में क्या तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंटल के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग का इसको स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार ब्रीफ कर दूं कि एएलपी का एग्जाम सीबीटी 1 कितने मार्क्स का होता है? 75 में 20 क्वेश्चंस यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली साइंस से रहते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है साइंस, ठीक है। तो ये एएलपी में क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करते हैं, रिपीट हो जाते हैं कंसेप्ट। तो आप है ना, कुछ करिए चाहिए नहीं करिए, कुछ करिए अथवा नहीं करिए, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही चाहिए। उससे क्या हो जाता है, एक आइडिया आ जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन करने से क्या होता है, आप अच्छे से पेपर को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसके कारण है। पदार्थ के कण, देखिए कोई सपोज मैं एक पदार्थ ले लूं जिसमें कोई गति है। सपोज ये कोई बॉल है, ठीक है। बॉल यानी गेंद है, ये गति में है। गति में रखेगा तो क्या रखेगा, इसके पास वेग होगा, है ना। अब ये बॉल है, बॉल किस कोई भी यदि पार्टिकल बना है यानी कोई भी पदार्थ बना है तो वो छोटे छोटे अणुओं मिलके बना होगा, है ना। अब मुझे बताओ, ये सब कण के पास भी क्या होगा, गति होगा। क्या ऐसा तो नहीं ये कण इधर ही रहेगा और ये बाकी सारे कण जाएंगे, नहीं। ये बॉल का ही पार्ट है, तो ये बॉल जा रहा है कोई भी वेलोसिटी से, तो सब कण के पास भी क्या होगा, एक सर्टेन क्या होगा, वेलोसिटी होगा यानी वी ही होगा। ऐसा तो नहीं यहाँ वी है, यहाँ वी माइनस वी डैश रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बॉल के अंदर जितना भी कण है उसमें क्या होगा, हर एक जगह में, हर एक पार्ट में क्या होगा, वी वेलोसिटी क्या होगा, समान होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये निरंतर गतिमान में है, तो निरंतर गतिमान में रहने पे क्या आ जाता है उसमें, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण ये हमेशा क्या बना रहेगा, गति में। अब गति ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी इस वाले बॉल का मास और इसमें जो वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका गतिज ऊर्जा आ जाएगा। किसका, इस बॉल का। तो इस बॉल में यदि लगातार गतिमान में है तो किसके कारण है, गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या है, रेगुलर गतिमान में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता होगा संवेग यानी मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए मास गुना वेलोसिटी लिख सकते हैं ऐसे, हाफ मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या हो गया, हाफ पी इंटू वी। संवेग के साथ क्या आ गया, संवेग के अंदर तो वेलोसिटी है, उससे और भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी से, वेग से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा किस में बना रहेगा, गतिमान में बना रहेगा। किसके कारण, क्यों, क्योंकि बॉल में गतिज ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा के कारण ये गतिमान में बना रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। आपको पता होगा नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। ये ऑप्शन ए का ब्रीफ, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, सपोज एक आप यूरेनियम ले लिए। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम के अंदर जो सेंटर में जो होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में इसका एनर्जी स्टोर रहता है, एज ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक बार संलयन कर सकता है और विखंडन भी कर सकता है। संलयन का मतलब दो समस्थानिक आपस में जुड़कर बड़े समस्थानिक का निर्माण कर सकता है, ठीक है, उसको संलयन बोलेंगे। और दो यानी कि इसमें क्या हो सकता है, विखंडन भी हो सकता है। एक बड़े समस्थानिक दो छोटे छोटे समस्थानिक में डिकम्पोज यानी कि क्या हो के टूट के आपस में वो क्या हो सकता है, छोटे समस्थानिक का फॉर्मेशन कर, वो भी कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है, संलयन भी कर सकता है और हट भी सकता है, यानी उसमें एनर्जी क्या हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है और एनर्जी का जुड़ भी सकता है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का जुड़ना भी होता है और एनर्जी का निकलना भी होता है, किसमें, नाभिकीय ऊर्जा में, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा बेसिकली क्या है, एनर्जी का एक
छोटे छोटे एनर्जी मिलकर एक बड़े एनर्जी का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और एक बड़े एनर्जी दो छोटे छोटे एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। तो उस प्रकार का ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब रासायनिक ऊर्जा के बारे में समझ ले, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपको पता होगा किसमें था, बैटरी। बैटरी क्या करता था, बैटरी में क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन रहता था। ठीक है, वो क्या प्रदान करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा कहाँ रहता था, बैटरी के अंदर। तो बैटरी के अंदर क्या रहता था, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी का एक ब्रीफ छोटा सा एग्जांपल है। तो उसमें क्या नहीं रहता था, गतिमान ऊर्जा नहीं रहता था केमिकल एनर्जी के अंदर। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जैसे आपको मोटर था ना, मोटर चलाते थे तो यह क्या होता था, कोई भी उसमें बेल्ट लगा होता है, तो बेल्ट से उससे क्या होता था, उसके शाफ्ट को रोटेट करके कुछ वर्क कर लेते थे। तो क्या होता था, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कोई मशीन में यूज कर लिए, वो मशीन से कुछ काम कर लिए, तो यही काम का नाम, उस मशीन को क्या कहलाता है, किस काम से जाना जाएगा, इस काम को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता था, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो मैकेनिकल एनर्जी भी आप समझ गए। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या लगातार तो बना रहता है, कौन, यानी कि क्या बोलते हैं, पूरा जैसे कि मोटर, मोटर का शाफ्ट रहता है पूरा गति में, ना कि पूरा मोटर रहता है गति में। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा जिसमें सारे गतिमान रहते हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल में किसके कारण रहते हैं, गतिज ऊर्जा के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। अब ये पारिस्थितिकी संबंध मतलब इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम को एक बार हम लोग पिक्चराइज से समझ ले। ये इकोसिस्टम आपको समझ में आ रहा है, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स का, बायोटिक कंपोनेंट इसके पार्ट रहते हैं, किसका, इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है, सन है। सन से लाइट लेके ये प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ, पानी किससे लेते हैं, ग्राउंड से। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता था, और ये अपना खाना बनाती थी, कौन, पौधे। अब यही देखे, ये हिरन क्या करेगा, इस पौधे को खाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये हिरन को कौन खाएगा, ये बाज भी खा सकता है। ठीक है, बाज किसको खाएगा, ये खरगोश भी खा सकता है। बाद में ये सब चीज जाके क्या हो जाता था, डिकम्पोज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इसमें बैक्टीरिया और फंगाई बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, पौधा क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कौन कौन हो गए, कंज्यूमर हो गए हिरन, खरगोश और ये बाज। ये क्या हो गया, कंज्यूमर अपना एनर्जी लेने के लिए किसी दूसरे चीज पे क्या है, डिपेंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। ठीक है ना। अब ये सब बाद में जाके जो जब इसके बॉडी अवघटित होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगाई के रूप में अवघटित हो जाते हैं। तो ये पूरा होल सिस्टम क्या कहलाता है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें जीवित जीवों में मिलकर बने जैविक घटक होते हैं। हाँ, ये जैविक घटक का पार्ट तो है ही। ये क्या हो जाएगा, अभी दिखाया था बायोटिक पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ये तो राइट है। सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं, बिल्कुल, हरे पौधे भी क्या होते हैं, बाद में जाके क्या होते हैं, बैक्टीरिया पैदा करते हैं, बात सही है। ये भी बायोटिक पार्ट, बायोटिक का क्या है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का पार्ट है। अब घटक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं। हाँ, जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या, सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे डिकम्पोज हुआ तो वो सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका राइट है। सारे ऑप्शन क्या है, इको सिस्टम से रिलेटेड है, एकदम 100% है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या है, सारे ऑप्शन क्या है आपका राइट है। तो 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों इकोसिस्टम से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, ये सारे तीनों ऑप्शन रिलेटेड है किससे, इकोसिस्टम से। ये समझ लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली
और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? आपको पता है ना, विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट पे ये सब आधारित है। H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल या जूल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सब चीज किस पे आधारित है? ये सब चीज तापन प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे आधारित तो है, ये तो पता है आप लोग को। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन को भी समझ ले। क्या होता है? केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव के कारण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसमें होता था? बैटरी के केस में। ठीक है ना, बैटरी क्या करता था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो ये इस रासायनिक प्रभाव से ये सब तो उपकरण तो नहीं चलता है, नहीं। तो इसका आंसर नहीं होगा ये। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव कब होता था? जब मोटर में चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता था? उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, तब जाके उसका क्या होता था? उसका शाफ्ट रोटेट होता था, है ना। तो उसके का चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता था? यानी कि मोटर में इसका प्रभाव था, ना कि ये सब उपकरण में। ठीक है, तो चुंबकीय प्रभाव के कारण मोटर के शाफ्ट घूमते थे, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। शारीरिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट से ये सब तो नहीं होगा। फिजिकल इफेक्ट मतलब खुद के बल के प्रयोग से, खुद के बल के प्रयोग से ये सब तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या होगा? आपको हीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन का पार्ट नहीं होगा। तो तापन प्रभाव का ये सब कारण है। ये सब उपकरण क्या है? आपको प्रेस, कपड़े के प्रेस देख रहे होंगे, कुछ देर तक इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहे हैं? वो गर्म होते हैं, तब जाके क्या करते हैं? प्रेस करते हैं किसको? कपड़े को, तब जाके कपड़ा हो क्या हो जाता था? यानी कि प्रेस हो जाया करता था। ये सब हीटिंग इफेक्ट का उदाहरण है। कौन? कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली और इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब विद्युत तापन इफेक्ट का प्रभाव के कारण ये सब उपकरण आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका 10 kg मास। मास क्या दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का? 10 kg द्रव्यमान वाले कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल है जिसका मास क्या है? 10 kg। इसका त्वरण दे दिया है, एक्सीलरेशन डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा, बल की मात्रा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू क्या होता था? जो गिवन मास है यानी कि पदार्थ का मास यानी द्रव्यमान गुना इसका त्वरण, डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 इंटू 2.5। ये सारे यूनिट देखिए, ये केजी एसआई में है, ये भी क्या है? एसआई में है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड 25 न्यूटन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा परिलक्षण प्रभाव है? जेली में क्या होता है? दो चीज हो रहा होता है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। एक क्या होता है? डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज में क्या होता है? इसका जो अवस्था होता है, इसका फेज जो होता है वो किस फेज में पाया जाता है? वो सॉलिड फेज में पाया जाता है, यानी कि ठोस। ठीक है, और डिस्पर्सिंग मीडियम में ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, अब आपको जेली का मैं एग्जांपल देता हूँ। जेली का एक डायग्राम ले आया हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जेली है ये। जेली क्या होता है? जेली जेली दो आपको क्या दिख गया? दो फेज में पाया जाता है, एक सॉलिड अनदर लिक्विड। अब मुझे बताओ, जेली आप लोग देखे होंगे, जेली को जितना फोर्स से मारोगे उतना ही फोर्स से वो भी रिएक्ट करता है। एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जैसा बात हो जाता है यहाँ पे भी। तो जेली को आप दबाओगे जितना कम फोर्स से, वो भी आपको दबाएगा। आप कस के फोर्स करोगे, वो भी आपको कस के फोर्स करेगा। ठीक है, ये एक जेली होता है। ठीक है, जेली इसी को बोलते हैं, यानी कि जेली को आप जितना सॉफ्टली टच करोगे वो आपको भी वैसे ही सॉफ्ट दिखे, सॉफ्ट लगेगा। आप उसको कस के दबाने की कोशिश करोगे, वो भी आपको हार्ड दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जेली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपित प्रावस्था है? यानी कि डिस्पर्स फेज। तो परिक्षेपित प्रावस्था में क्या होता है? इसका यानी कि डिस्पर्स फेज में इसका
फेज जो होता है वो कैसा होता है, ठोस होता है, यानी कि सॉलिड फेज में होता है। एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इसका फेज होता है लिक्विड फेज। तो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा है, डिस्पर्स फेज में कैसा उसका फेज होता है, यानी कि सॉलिड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ठोस प्रवास्था। ठीक है, दर प्रवास्था कब होगा, जब डिस्पर्सिंग मीडियम का बात करेगा। ठीक है, जब डिस्पर्सिंग मीडियम में बात करेगा, यानी डिस्पर्सिंग माध्यम में, तो इसका फेज हो जाएगा दर। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है, गैसीय प्रवास्था नहीं होता जेली में, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ये भी बना सकता है इस बार कि जेली के मामले निम्नलिखित में कौन सी परिक्षेपित प्रवास्था नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर फिर, गैसीय प्रवास्था। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आंसर, ठोस प्रवास्था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, ये जेली था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, यदि पृथ्वी और एक सेब उनके बीच की दूरी x है, पृथ्वी सपोज ये ले लें अर्थ, और ये लिए मैं एप्पल। ठीक है, ये क्या है, एप्पल। पृथ्वी और सेब के बीच में डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका आकर्षण बल, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित फोर्स लगा रहे हैं। F क्या होता था, F इक्वल टू G(m1 m2) बटे इसका बीच का दूरी क्या है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। m1 अर्थ का मास ले लिया और m2 सेब का मास ले लिया, यही फॉर्मूला होता था। ये आपस में आकर्षण बल लगा रहा होता है, क्या हो जाएगा, ये बल बराबर हो जाएगा ये ग्रेविटेशनल नियतांक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये पृथ्वी का क्या द्रव्यमान और ये सेब का द्रव्यमान, और पृथ्वी और सेब के बीच में जो दूरी है उसका दूरी का स्क्वायर, यही होता था। अब मुझे बताओ यहाँ पे बस डिस्टेंस से रिलेशन दिया है, यानी कि दूरी का बात कर रहा है, बाकी सबको क्या कर लिया है, कांस्टेंट कर लिया है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, डिस्टेंस का। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मास का जिक्र नहीं करेंगे। अब बोल रहा है जिनके बीच की दूरी क्या है, एक्स है, तो एक्स में ये रिलेशन होगा, तो बल ये होगा। ठीक है, अब उसके बीच सेब का दूरी क्या हो गया, 2x कर दिया, यही दूरी को क्या कर दिया, 2x। 2x करने से क्या होगा, देखिए 2x करने से ये रिलेशन हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, f डैश, ये 2x हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 1/x² का वैल्यू क्या है, f, तो ये क्या लिख सकते हैं, f बराबर f/4, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा, जो इनिशियल फोर्स का उससे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, f/4, यानी कि दूरी x था, डबल दूरी कर देने से ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, जितना दूरी बढ़ाओगे उतना यानी क्या हो जाएगा, फोर्स घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी पेशीय की विशेषता है, पेशीय। ठीक है, पेशीय में देखिए क्या है, अब देखिए पेशीय की विशेषता, इस ये क्या है, स्प्लाइंड जो शेप्ड होता है ये क्या होता है, ये स्मूथ होता है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्मूथ। स्मूथ क्या है, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रांच्ड, एक ब्रांच्ड भी दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा मसल्स होता है, ये कार्डियक होता है, कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, ये ब्रांच टाइप का होते हैं। अब मुझे बताओ, आपको पूछा क्या है, रेखीय पेशियों की विशेषता, रेखीय वाला यानी कि स्ट्रेट मसल्स कौन से होते हैं। तो अब मुझे तो स्प्लाइन, ये कैसा हो गया, स्मूथ। स्प्लाइन किसमें किसमें है, स्प्लाइन शेप, ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं रखता है कैसा, यानी कि स्ट्रेट, यानी कि रेखीय पेशियों का जैसा नहीं रखता है, मुझे रेखीय पेशियों को खोजना है। अब ब्रांच्ड, ब्रांच्ड किसमें है, ब्रांच्ड इसमें, हाँ, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, डी ऑप्शन। तो सिलेंड्रिकल कैसा रखता है, ये ब्रांच्ड यानी कि रेखीय जैसा मसल्स रखता है। अनब्रांच्ड भी क्या है, ब्रांच्ड कैसा है, कार्डियक जैसा रखता है। अनब्रांच्ड कैसा रखता है, स्ट्रेट रखता है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी कैसा रखता है, ये भी रेखीय पेशीय जैसा, यानी कि बेलनाकार और शाखित और बहुकेंद्रीय, ये तीनों कैसा रखता है, रेखीय पेशियों की पेशियों जैसा
विशेषता रखता है। ठीक है, तो ब्रांच नहीं होगा, वो कार्डियक मसल्स जैसा रखता है, और ये स्प्लाइंट शेप स्मूथ यानी कि बहुत ही मुलायम जैसा मसल्स रखता है। तो ये कौन सा विशेषता हो जाएगा रेखित का, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज क्या रखता है, रेखीय का विशेषता रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब मुझे ये बताओ किसका किसका ऐसा यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी से ये डिसाइड होगा। जैसे कि सोडियम सोडियम और पोटेशियम, ये दो जो ऐसा धातु है जो क्या रखता है, ये ठंडे पानी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। ठंडे पानी से अभिक्रिया करके क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, ये तो नहीं होगा, ये ठंडे पानी से तो रिएक्शन कर लेगा। आपको पूछा कौन नहीं करता है, तो सोडियम तो हो गया, तो सोडियम नहीं कर, सोडियम वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। पोटेशियम भी है इसमें, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब क्या बच गया, डी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों तीनों क्या है, धातु क्या होगा, ये ठंडे पानी में अभिक्रिया कम करता है। इसको पानी जैसे गर्म देंगे तब जाके ये, यानी गर्म या तो वेपर फेज में देंगे तब जाके ये रिएक्ट करता है। ठीक है, ये तीनों क्या करता है, ठंडे पानी में रिएक्शन नहीं करता है। कौन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। लक्षण जो है यानी ट्रैट्स जो होते हैं, ठीक है, यानी लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, वो माता और पिता दोनों के डीएनए पे प्रभावित, डीएनए से क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो बोथ पेरेंट एंड यानी कि पैटर्नल यानी कि पिता और मैटरनल यानी कि माता के डीएनए से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है क्या, लक्षण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल पैतृक से नहीं, केवल मातृक से नहीं, यानी दादा दीदी के डीएनए से नहीं, दादा दीदी के डीएनए से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किससे होगा, दोनों के, यानी पैतृक और माता यानी कि पैतृक और मातृक दोनों से ये क्या होगा, प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के स्थान पे सामान्य क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाली युग्म के क्रम को क्या कहते हैं। यानी कि CH2 का डिफरेंस से हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस से क्या बन सकता था, समजातीय श्रेणी बनता था, है ना, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जैसे कि हम लोग को तीन चीज जानते थे क्या, एनिन आयन, एनाइन यानी एल्केन, CnH2n +2, एल्केन CnH2n और एल्काइन CnH2n -2। ये सिंगल बॉन्ड रखते थे, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, एन इन आयन इसी को बोलते थे। इसमें क्या होता था, हाइड्रोकार्बन CH2 का यानी कि कोई भी एक सीरीज ले लेंगे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वाला, उसमें क्या होता था, CH2 का सारे कॉमन फार्मूला से क्या होता था, CH2 का डिफरेंस में रहता था। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन यदि डिफरेंस रहा तो क्या कहलाता था, होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब कैटाइनेशन, कैटाइनेशन में बात कर ले, कैटाइनेशन क्या होता था, कैटाइनेशन के कारण क्या होता था, कार्बन कार्बन में क्या होता था, बताया था, चेन और रिंग का फॉर्मेशन हो पाता था। क्यों, कार्बन कार्बन क्या रखता था, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना लेता था। यही कैटाइनेशन प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको श्रृंखलन समझ में आ गया। समावेवी आइसोमर, आइसोमर में क्या होते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। कुछ समान होने के कारण इसका नाम क्या रखा है, समावयवी। ठीक है, तो क्या समान रहते हैं इसमें, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट और मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। विषम जातीय यानी हेट्रोजीनियस सीरीज, हेट्रोजीनियस सीरीज में क्या हो गया, होमोजीनियस का जस्ट उल्टा। ठीक है ना, इसमें कोई जातीय ना मिले, समजातीय हो यानी कि हर एक जो भी हम यानी कि सीरीज में लिखना चाहे उसमें मैच नहीं करे, इसमें कुछ कॉमन ना आए, तो इसका उल्टा समजातीय का क्या हो जाएगा, विषम जातीय। इसका जस्ट अपोजिट यानी समजातीय आप समझ रखे हैं, उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, विषम जातीय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सीरीज, जिसमें क्या होता था, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुज्जु से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है।
आप देख लेते हैं, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए, ये क्या है, ब्रेन, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए आपस में किससे जुड़ा हुआ है, ये तो हड्डी से जुड़ा ही हुआ है, और ये आपस में क्या दे रहा है, नस के थ्रू। ठीक है, ये नस क्या देता है आदमी पे, नर्व यानी क्या बोलते हैं, सिग्नल प्रदान करने का काम करता है ना। यानी कोई भी एक्टिविटी करना हो तो कौन, वो ब्रेन आपको सिग्नल देता है, किसको, यानी कि ये पूरे बॉडी को। ठीक है ना, तो ये क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो कनेक्ट रहता है किसके थ्रू, नस के थ्रू। ठीक है, वही नस क्या करता है, सिग्नल प्रदान करता है, जिससे कोई भी एक्टिविटी बॉडी कर पाता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें खाली ओनली ये कनेक्शन नहीं रहता, खाली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन रहता है, वो किसके थ्रू कनेक्शन होता है, वो नस के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होता है कुछ ऐसे तंत्रिका तंत्र होते हैं जो अपने आप काम करते हैं। ठीक है, जिसमें कार्डिक, देखिए हार्ट क्या होता है, अपने आप धड़कता है। ठीक है ना, वो किसी के कहने से नहीं होता है, वो अपने आप होता है। शरीर से जो पसीना आता है, स्वेट, ठीक है, वो भी क्या होता है, अपने आप होता है। ठीक है ना, पाचन तंत्र यानी कि खाना जो पचता है वो भी कैसा होता है, वो इटसेल्फ होता है। तो ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम जो कुछ क्या हो, काम क्या हो, ऑटोमेटिक हो। ठीक है, जिससे कोई नर्वस सिस्टम का कोई बात नहीं हो। ठीक है, वो कुछ क्या हो, अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र, यानी कि स्वतंत्र क्या हो, अपने आप काम चलता रहे। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देख रहे होंगे, ये रीढ़ का हड्डी, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। इसमें देखिए, इसमें आपको नस नहीं दिखाया गया होगा, इसमें नस दिखाया गया था, इसमें नस नहीं दिखाया गया था। ठीक है, तो ये बस कनेक्शन किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का। ठीक है, इसके कनेक्शन है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नस के थ्रू सिग्नल तो देगा ही देगा, यानी कि इस वाले केस में, इसमें ऐसा केस नहीं है, ये और ये केस में बस एक ही डिफरेंस है, इसमें नस इंक्लूड है, इसमें क्या है, नस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें बस क्या, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन है। अब देखिए अंतर्ग्राही तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें कुछ ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड होते हैं, ये क्या होता है, हार्मोनल के कारण काम करते हैं। ठीक है, ना कि इसमें कोई कोई तंत्रिका तंत्र के कारण या तो फिर यानी कि नस के कारण, ऐसा नहीं होता, ये अपना ग्लैंड के कारण काम करता है। यानी कि क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे हो गया आपका, ये क्या है, यानी कि कार्डिक, यानी कि क्या है, गले का ई। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, काम करते हैं, यानी कि हार्मोनल इफेक्ट के कारण, ना कि केंद्र, यानी कि क्या, यानी कि अपने आप भी नहीं करते हैं, ये किसके कारण करते हैं, हार्मोनल इफेक्ट के कारण ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो ये चारों में यही डिफरेंस था। अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइन तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है, तंत्रिकाएं मिलकर, स्पाइन से निकलने वाली तंत्रिका यानी नस मिलकर क्या बनाती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ऐसा था। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या था, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड इससे निकलकर तंत्रिकाएं क्या बनाती थी, वो परिधीय तंत्रिका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर देता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बस एक ही कॉमन है, इसमें क्या है, नस से सिग्नल प्रदान करेगा और इसमें नस प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही दो मेन ये है डिफरेंस है, बाद बाकी दोनों में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही कनेक्शन है। ठीक है, क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ना क्वेश्चन नंबर 12, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, किसी परमाणु में परमाणु संख्या, यानी कि कोई परमाणु है, उसमें परमाणु संख्या किसको दिखा देते हैं, जेड से। ठीक है ना, वो किसका किसका होता था, वो किसके बराबर होता था, परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता था। जितना प्रोटोन होता था वही उसका क्या हो जाता था, परमाणु क्रमांक हो जाता था। ठीक है ना, प्रोटोन का संख्या हो जाता था, तो यही क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता था, इसमें ये नाभिक में तो रह ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ में क्या हो सकता था, प्रोटॉन, तो ऐसा कुछ नहीं है।
इसका योग तो नहीं होगा, गलत है ये। परमाणु के नाभिकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, ये तो बस आधा तो कुछ नहीं होता था, आधा तो नहीं करते थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का भी संख्या नहीं करते थे, प्रोटॉन का संख्या ले सकते हैं, बट उसमें भी आधा कर दिया तो ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या हो जाता था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के आपको परमाणु, ये संख्या था, ये क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का बात कर देता तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग हो जाता। आपको पूछा है परमाणु संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, बस प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है CuO प्लस NH3 अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद कॉपर N2 के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करें। यानी कि आपको क्या बनाना है, रिएक्शन को बैलेंस करने बोल रहा है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर दे। अब देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में हम क्या करते थे बैलेंस करने के लिए, लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है उसका परमाणु की संख्या को क्या करते थे, बराबर करते थे, ठीक है ना। अब देखिए इधर कॉपर में इधर 2 है, इधर कितना है, 3 है, तो ये तो पहले ही फुर्सत में निकल गया ये, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड वाला में देखते हैं, ये थर्ड है और ये थर्ड है, हाँ कॉपर इधर भी क्या है, लेफ्ट साइड 3 है, राइट साइड भी 3 है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इधर 3 है और इधर भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3। अब उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, इधर क्या है, 4 है, ठीक है ना, 2 गुना 2 4 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, कॉपर इधर देखें, कॉपर 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, 3, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 2, ठीक है, नाइट्रोजन इधर इसमें 2 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है इसमें, 3 दूना 6 और इधर भी 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, इधर भी 6। अब 6 से देखिए लेफ्ट साइड में कॉपर, कॉपर क्या हो गया बराबर, ऑक्सीजन भी क्या हो गया बराबर, लेफ्ट राइट, नाइट्रोजन में भी लेफ्ट राइट बराबर, हाइड्रोजन में भी लेफ्ट 6 एटम और इधर भी 6, तो क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन करते क्या है, जितने भी एटम होंगे लेफ्ट साइड, यानी कि जितने भी तत्व बायां साइड होगा और जितना भी तत्व राइट साइड होगा यानी कि दाएं साइड होगा, उन तत्वों का क्या होगा, ये क्या होगा, यानी कि उसमें परमाणुकता क्या होगा, समान होगा, यानी परमाणु, यानी जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एटम का नंबर कितना होना चाहिए, क्रमांक, एटम नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में मिलान कीजिए। मिलान पूछ दिया है, ठीक है। ये कोई पौधा है, अब पौधे में पूछा है स्वेलन बॉटम ऑफ द पार्ट ऑफ कार्पेल, यानी स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग बताना है क्या होता है, यानी कि ये A B C और ये D है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर है, पिक्चर में ये शो नहीं कर रहा है, ये पिक्चर का पार्ट है, ठीक है। अब स्त्री केसर का मध्य भाग लंबा भाग क्या कहलाता है उसको समझना है। स्त्री केसर का अंतिम भाग क्या होता है, अंडाशय ये होता है। अब देखते हैं इसको और दूसरे डायग्राम में। अब देखिए इधर स्त्री केसर, स्त्री केसर देखिए, स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग, स्त्री केसर ये देखिए, ये पूरा अंडाशय का पार्ट है। अब देखिए स्त्री केसर का निचला भाग, स्त्री केसर का निचला भाग को क्या बोलते हैं, सबसे निचला भाग को देखिए, इसको बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला निचला वाला क्या होता है, ओवरी, इसको अंडाशय बोलते हैं। तो ये स्त्री केसर का फूला हुआ भाग को क्या बोलेंगे, ओवरी, यानी कि अंडाशय, ठीक है। स्त्री केसर का मध्य भाग, स्त्री केसर का मध्य भाग देखिए क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है मध्य भाग, तो मध्य भाग ये होगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वर्तिका, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, वर्तिका बोलते हैं, ठीक है, वर्तिका। स्त्री केसर का अंतिम भाग, स्त्री केसर का अंतिम भाग क्या है, अंतिम भाग देखिए, स्त्री केसर का अंतिम भाग देखिए क्या होता है, स्त्री केसर का अंडाशय ये होता है, अंडाशय, हाँ, स्त्री केसर का अंतिम भाग क्या है, ये वर्तिकाय होता है, यानी कि ये वाला पार्ट अंतिम भाग होता है, वर्तिकाय, ठीक है, वर्तिकाय, हाँ वर्तिकाय इसको बोलते हैं अंतिम वाला भाग को, ठीक है, ये वर्तिकाय हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिकाय। अब अंडाशय में होता है, अंडाशय में क्या होता है, ये बीजांड होता है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये प्लांट्स का पार्ट बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, बीजांड, किसमें, अंडाशय में। बीजांड कौन वाला पोर्शन है, अंडाशय में ये वाला, ठीक है।
अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो स्त्री केसर में क्या है, स्त्री केसर में आपको ओवरी, ठीक है, ओवरी हो जाएगा। और स्त्री केसर का मध्य भाग को क्या हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा मध्य भाग। और स्त्री केसर का अंतिम भाग वर्तिकाय, ये वाला। और अंडाशय ये होता है, अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में बीजांड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है। ये बस पिक्चर आपको समझाने के लिए था, पिक्चर का ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं, ये एरो से कुछ ना समझिएगा, एरो एस इसका है, ये एरो, ठीक है, ये क्या इसका एरो है, ठीक है। तो आपको बता देंगे स्त्री केसर फुला हुआ निचला भाग किसको बोलते हैं, वो सी वाला पोर्शन यानी कि अंडाशय को। और स्त्री केसर का मध्य भाग को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर का मध्य भाग को ये वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। और स्त्री केसर का अंतिम भाग को वो अंतिम भाग को वर्तिकाय बोलते हैं, ठीक है। और अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है, वो बीजांड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पिक्चर से समझिए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तारों को टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना पहली बात तो किसके कारण होता है, आपको पता है कि डेंसिटी डिफरेंस यानी घनत्व का डिफरेंस हो जाता है, कहाँ पे, जैसे आपको बताया था, जैसे ये तारा है, ठीक है, ये स्टार है, स्टार से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, यहाँ में क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ में धूल के कण प्रेजेंट है, ठीक है, धूल के कण। और यहाँ में क्या प्रेजेंट है, कोई ड्रॉपलेट है, छोटा छोटा लिक्विड का क्या है, बूंदे हैं। अब बूंदे से ये लाइट रे गुजरेगा तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, लाइट जितना था उतना ही रहेगा या उससे कम आएगा, उससे कम आएगा, है ना। क्यों कम आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब मीडियम 2 हो गया तो लाइट रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कब होता है, परावर्तन कब होता है, जब एक मीडियम होता है। अपवर्तन कब होता है, अपवर्तन जब होता है जब 2 माध्यम होता है। यहाँ पे 2 माध्यम हो गया, लाइट आएगा तो क्या होगा, उसको कुछ एब्जॉर्ब करेगा, है ना, उसका इंटेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। इंटेंसिटी में कम हो जाता है जिसके कारण ही तारे क्या हो जाते हैं, एक्चुअल लाइट जितना रहता है उससे क्या होते हैं, हमको कम दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि किसने चीज ने क्या कर लिया, थोड़ा सा डेविएट कर दिया लाइट को, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, माध्यम चेंज हो जाने के कारण। अब अपवर्तन हो गया तो क्या हो गया, एक्चुअल लाइट जितना था उससे कम हमको दिखाई दे रहा है, उससे क्या होगा, तारे मुझे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस भी हो जा रहा है, यहाँ में डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां जहां ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम, और जहां जहां नीचे आएंगे डेंसिटी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो रहा है, लाइट रे एब्जॉर्ब कर जा रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा जितना एक्चुअल से था क्या हो रहा है, एक्चुअल से रियल में मुझे कम दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। अब सारे ऑप्शन को पढ़ ले, इसका तो आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 वेव फ्रंट आपस में मिलते हैं, ठीक है, जिससे मिलने के बाद क्या फॉर्म होता है, ये ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का पैटर्न मिलता है, ठीक है। यानी कि ब्राइट फ्रिंज यानी कि ये देखिए ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज, और बीच बीच में देखिए उसमें क्या है, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज उसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है। एक पैटर्न मिलता है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का, यानी कि किसी में लाइट और उसके बीच में लाइट नहीं, लाइट का गैप, फिर उसमें लाइट, फिर लाइट का गैप, एक क्या होता है, एक पैटर्न मिल जाता है इस प्रकार का। कब, जब 2 वेव आपस में मिलकर क्या होते हैं, वेब क्या होते हैं, इंटरफेरेंस होते हैं। तो इंटरफेरेंस से क्या होता है, ये बनता है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ना कि क्या तारे टिमटिमाते। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको पता होगा क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि जैसे ये कोई सरफेस था, एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था, प्रकाश का क्या होता था, परावर्तन क्या एक ही मीडियम में होता था। जैसे लाइट ये नॉर्मल से आया थीटा एंगल पे, तो थीटा एंगल में ही जाता था, ऐसा ही ये क्या होता था, इधर लाइट नहीं आता था, लाइट आना चाहिए था ऐसा, तो लाइट ऐसा मुड़ गया, ठीक है ना। इसमें एक ही मीडियम में यानी कि एक ही माध्यम में लाइट क्या हो गया, आया और चला गया। तो एक ही मीडियम में जब घटना हो तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, उसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन के कारण नहीं होगा, परावर्तन के कारण क्या होगा, स्टार नहीं चमकेगा, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कारण क्या होगा, लाइट क्या होता है, देखिए यहाँ पे लाइट ज्यादा दिख रहा है, आपको यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ तक निकलेगा ये लाइट, तो आपको क्या लगेगा, इसका इसके इंटेंसिटी में क्या होगा, कमी आएगा,
इसकी तीव्रता में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कुछ क्या कर रहा है, अपने में एब्जॉर्ब कर ले रहा है और डाइवर्ट भी कर दे रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। और यहाँ पे इसका डेंसिटी कम और इसका डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डेंसिटी डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण देखिए, ये क्या है, प्रिज्म है, ये 3D प्रिज्म है, ठीक है, ऐसा प्रिज्म हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ लाइट लेते थे और लाइट रे क्या था, ये नॉर्मल लेते थे सरफेस का, ऐसा बैंड होता था, फिर यहाँ नॉर्मल लेते थे, फिर ऐसा बैंड होता था, ये 7 कलर निकलता था, इसी पैटर्न में मिलता था क्या, इंद्रधनुष। तो ऐसा होना ही क्या कहलाता था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाता था, ठीक है। ऐसा केस क्या होता था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण के कारण हमारा स्टार यानी कि क्या होता है, नहीं, यानी कि क्या होता है, टिमटिमाते नहीं है, किसके कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया, H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, वो बनता है H3O प्लस और क्लोरीन माइनस, ठीक है, ये फॉर्मेशन होता था, ठीक होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ये एसिड और ये क्या है, जल का रिएक्शन होगा, देखिए क्या बनता है, H3O प्लस यानी कि H3O यहाँ से क्या ले लेगा, यानी कि हाइड्रोजन, ये प्लस है ये माइनस है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, हाइड्रोजन एटम को, और ये क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनता है, H3O और क्लोरीन माइनस, ये दोनों फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, आपको पहले पता था के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज, जैसे ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस किधर होगा, राइट साइड होगा, क्यों, क्योंकि ये किसी एक सर्कल का ये पार्ट है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, तो इसका फोकस भी किधर होगा, इधर होगा। अब देखिए इधर, अब बोल रहा कोई लाइट रे ऐसे आ रहा है, कोई पुंज पैरेलल आ रहा है, ठीक है, पैरेलल आ रहा है, ठीक है, मानते हैं पैरेलल आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इधर है, लाइट रे को क्या ऐसा डाइवर्ट होना चाहिए, ऐसा डाइवर्ट होना चाहिए, ऐसा डाइवर्ट होना चाहिए, ऐसा डाइवर्ट होना चाहिए, ये सारा का सारा लाइट क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रतीत होगा आता हुआ, एक्चुअल में तो आएगा नहीं फोकस में, क्या होगा, प्रतीत होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, मुख्य फोकस से क्या होगा, ये मुख्य फोकस इधर होगा राइट साइड, मुख्य फोकस से क्या हो जाएगा, एक्चुअल में नहीं होगा, क्या हो रहा होगा, वो अपसरित होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब भी लाइट रे ये पैरेलल आए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, तो ये आपस में मुड़ जाएगा, अब ये एक्चुअल में तो ऐसा जाना चाहिए, किंतु ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कारण क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को, क्यों, क्योंकि इधर कलई है, कलई किया हुआ है, लाइट रे को इधर आने नहीं देगा, लाइट रे नहीं आएगा, ये लाइट रे ऐसा आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा मुख्य फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका सारा ऑप्शन तो चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, ये इसी का पार्ट था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ये लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज करेगा, और ये यहाँ से आता हुआ मुख्य फोकस में प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। अब मुझे बताओ, यहाँ मैं आपको सारा चीज दिखा दे रहा हूँ डायग्राम में, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास को यूज किसके लिए करते हैं, हम लोग को डायरेक्शन चेक करने के लिए, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन बताने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं। अब ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक मोटर, और ये है क्या, ये है माइक्रोफोन। अब ये सब सामान देखिए, ये मैग्नेटिक कंपास में देखिए कोई हिट यानी कि क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ये सेपरेटली क्या एक डिवाइस है, ये किसको चेक करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है, और जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब बात रही इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता था, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब के रूल पे काम करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल के ऊपर काम करता है, और ये क्या है, माइक्रोफोन। अब ये सब तीनों डिवाइस में क्या हो रहा होता है, ये सब केस में यानी कि
यानी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है इस सब के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही क्या हो रहा था, इसमें वर्क हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होता है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये ऐसा डिवाइस है, जनरेटर क्या करता है, ये डीसी करंट को जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या लेता है, एसी को, ये क्या करता है, ये किसमें, यानी यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और ये मोटर किसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को। और ये माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन वॉइस को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, यानी कि ये साउंड एनर्जी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये माइक्रोफोन, ये सारा तीन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और माइक्रोफोन, ये सब क्या, ये किसके इफेक्ट पे, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, बट मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम नहीं करता। ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डिवाइस है, इसके पास मैग्नेटिक, यानी कि वास्तव में मैग्नेटिक लाओगे तब जाके ये अपना रीडिंग देगा, इससे करंट से कोई नाता होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास, ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है। ये क्या है, सेपरेट है किससे, ये तीनों डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उपयोग नहीं करते हैं, चुंबकीय कंपास का चुंबकीय प्रभाव के कारण उपयोग नहीं करते, बाकी सब चुंबकीय प्रभाव पे वर्क होता है सारे के सारे में। विद्युत जनित्र में भी चुंबकीय प्रभाव के कारण, विद्युत मोटर में भी चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है, और माइक्रोफोन में भी जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है वो भी मैग्नेटिक प्रभाव के कारण होता है, चुंबकीय प्रभाव में ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये चीजें समझ गए आप पिक्चर से। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कोशिका एटीपी का उत्पादन से संबंध है। एटीपी एक एनर्जी है, ठीक है, एटीपी क्या है, एनर्जी है। आपको पता होगा ये कहाँ में उत्पन्न होता है, कौन बनाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारिता ऊर्जा डैश होती है। अब देखिए, कोई पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण धारिता ऊर्जा डैश होती है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, द एनर्जी पॉज्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे पिक्चर समझते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हैंग का, ये हंगर सपोज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये यदि नहीं रहता तो इसमें फोर्स किधर लगता है, डाउनवर्ड। इसके पास ऑलरेडी क्या है, इसके पास क्या है, पहले तो ग्रेविटी लगा हुआ है mg। सपोज यहाँ से कितने हाइट में, जमीन से ये h हाइट में है, इसमें क्या लग जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी स्थिर ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिर ऊर्जा, यानी कि इसका वेट इस बॉल का जितना हाइट में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी आपको समझाया था समझदारी के लेके। काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहाँ पे होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण, यानी स्थिति पोजीशन के कारण उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा बना रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है चीजें, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक ये फर्स्ट सेट का क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।